तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्जाम डेट है 28 फरवरी 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य। और इसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आ गए हैं, यानी कि इससे पहले सभी चारों सब्जेक्ट के 3-3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज पोषण एवं स्वास्थ्य का चौथा प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो आसपास के राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान में एग्जाम हुआ था महिला परीक्षक का, छत्तीसगढ़ में महिला परीक्षक का एग्जाम हुआ था, तो इन एग्जाम में भी जो महिला परीक्षक के क्वेश्चन आए हैं उनको भी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डालें वो सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो 55 नंबर का आपके एग्जाम में पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसे हम न्यूट्रिशियन कहते हैं, आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी महिला परीक्षक के पूरे जो चारों सब्जेक्ट हैं इनके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप चारों सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग चारों सब्जेक्ट के नोट्स मंगवा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग जो है ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब नोट्स में क्या-क्या मिलेगा वो बता दें आपको। तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य, तो पोषण एवं स्वास्थ्य को कंप्लीट कवर किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएँगे उसमें। उसके बाद में सामान्य ज्ञान में आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर आने वाला है। तो इस सामान्य ज्ञान की ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों के अलग-अलग पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। साथ ही साथ में जो योजनाएँ आने वाली हैं वो भी आपको दी जाएँगी, यानी कि ये सामान्य ज्ञान भी 55 नंबर का आपका आने वाला है। इसको भी पीडीएफ नोट्स में कंप्लीट कवर किया गया है। इसके अलावा शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, बाल विकास को भी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स में कवर किया है हमने। उसके बाद में मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, ये भी आपका संपूर्ण मैनेजमेंट को पीडीएफ नोट्स में कवर किया गया है। और ये पूरा का पूरा जो चारों सब्जेक्ट का नोट्स है, ये एक साथ में आपको मात्र 128 रुपये में उपलब्ध होने वाला है। तो ये नोट्स अपना मंगा लीजिए। 128 रुपये पे करके नोट्स मंगाने से क्या होगा कि आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी सिलेबस आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे और डेली एमसीक्यू की क्लास हम लेकर के आ ही रहे हैं। इससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्ज़ाम देने जाएँगे। और 660 जो सीटें निकली हैं, इसमें एक सीट आप अपनी ज़रूर पक्की करेंगे। ठीक है? तो तुरंत अभी जो है आप व्हाट्सएप करके इन नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। चलिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, बस इसी स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट किया है आपने, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत हम आपके पास में नोट्स को सेंड कर देंगे। ठीक है? चलिए, कुछ खास इसमें करने का है नहीं, बस आप सीधे पेमेंट कीजिए 128 का, उसका स्क्रीनशॉट खींचिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट को सेंड कर दीजिए। तुरंत हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, अब अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दस्त संबंधी रोग, खसरा और श्वसन तथा अन्य संक्रमणों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को दस्त हो जाए, खसरा हो जाए या फिर श्वसन संबंधी कोई रोग हो जाए तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या परिणाम निकलता है, वह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन। ऑप्शन बी है ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन। ऑप्शन सी है समान प्रोटीन ऊर्जा संतुलन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को दस्त वगैरह हो गए तो उसके साथ में क्या होगा? आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन। ऋणात्मक का अर्थ है कि उसकी बॉडी में से प्रोटीन और ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक हो जाएंगे। ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव, यानी कि कम हो जाएंगे। ये सारे जो आपके प्रोटीन और ऊर्जा है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसी को हम ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन कहते हैं। देखिए, आइए कुछ समझा देते हैं। देखिए, तो दस्त, खसरा और श्वसन संक्रमण जैसे रोग सामान्य रूप से पोषण स्तर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यानी अगर ये रोग हो गए तो शरीर पर ये हानिकारक इफेक्ट डालेंगे। इन रोगों से ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर इन संक्रमणों से लड़ने के लिए अधिक प्रोटीन और ऊर्जा का उपयोग करता है। अगर ऐसा कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन और ऊर्जा है उसका यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा इन रोगों से लड़ने में। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आपके शरीर में 5+ प्रोटीन है, ठीक
ठीक है? मतलब पॉजिटिव में 5 प्लस प्रोटीन है, लेकिन आपको अगर ये रोग हो गए, तो ये आपके जो प्रोटीन है, ये इससे लड़ाई करने में खर्च हो जाएगा और ये नेगेटिव में जा सकता है। यानी कि आपके शरीर को प्रोटीन और ऊर्जा का जो है ह्रास हो जाता है, प्रोटीन और ऊर्जा का यूज़ करता है आपका शरीर इन रोगों से लड़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य प्रदान करना, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य या देखभाल प्रदान करना, विशेष रूप से असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो एनआरएचएम चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एनआरएचएम चलाया गया था, वो ग्रामीण जनसंख्या को पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया था। देखिए, तो एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या की किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल, दवाएं उपलब्ध कराना और पिछड़े लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करना था। यानी जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, जो लोग अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये एनआरएचएम का काम था कि उनको दवाइयाँ प्रदान करें, उनको किफ़ायती जो है स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्फ्लुएंजा की उष्मायन अवधि कितनी होती है? अब सर ये उष्मायन अवधि क्या होता है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है? और ये आपके 29 मार्च 2017 के शिफ्ट 2 में पूछा भी गया है। आइए देख लेते हैं। 9 से 15 दिन, 4 से 9 दिन, 1 से 7 दिन या फिर 1 से 2 दिन। तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1 से 7 दिन जो है इन्फ्लुएंजा की उष्मायन अवधि होती है। चलिए देखें, उष्मायन अवधि क्या होती है? अब यहाँ से गलती में उष्मान लिख गया, ठीक है ना? ये उष्मायन है। तो उष्मायन अवधि किसी रोग के विषाणु या जीवाणु के संपर्क और पहले लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय है। मतलब कि मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है? अब ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है ना? क्योंकि ड्राइंग तो अपनी ऐसी होती है, ठीक है? और ये कोई वायरस है, ठीक है? ये कोई वायरस है। अब इस वायरस के आप आज 10:12 पे जो है आप संपर्क में इसके आ गए, ठीक है? आपको तो पता नहीं कि आप इसके संपर्क में आ गए हो। अब ये जब तक इफ़ेक्ट करेगा, यानी संपर्क लेने से, और मान लीजिए रात को 4 बजे आपका इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हुआ आपके शरीर पर कि आपको खाँसी हो गई, जुकाम हो गया, तो ये जो बीच का समय है, इसी को हम उष्मायन अवधि कहते हैं। यानी किसी भी आप वायरस के संपर्क में आए, तुरंत तो आपको जुकाम हो नहीं जाएगा कि अभी आपको वायरस लगा और तुरंत ही आपको जुकाम हो गया, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वायरस आपके शरीर में जाएगा, अपने लोगों को मतलब फैलाएगा, तब आपको इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो बीच की अवधि होती है, इसी को हम उष्मायन अवधि कहते हैं, इन्फेक्टेड टाइमिंग कहते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा के लिए यह सामान्य रूप से 1 से 4 दिनों तक होती है। यानी कि 1 से 4 दिनों के बीच में आप अगर जुकाम से पीड़ित होते हैं, तो असर दिखाना शुरू हो जाता है, ठीक है? अधिकांश लोगों में संक्रमित होने के लिए 2 दिन बाद ही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति के सामने आप बैठे हैं, ठीक है? उसको जुकाम है और वो आप मतलब छींक दिया, उसने आपसे बात कर ली, तो जो वायरस आपके अंदर जाएगा, वो 1 से 4 दिन के अंदर जो है इफ़ेक्ट दिखाएगा, और कुछ लोगों में 2 दिन में ही यह इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। तो हम 1 से 7 दिन इसको मिनिमम रखते हैं कि 1 से 7 दिन के अंदर ये इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है? आइए, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस स्थिति में माता द्वारा बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? ऐसी कौन-सी स्थिति है जब माता बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? देखिए, 28 मार्च को पूछा गया है कि माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, अगर माता को कोई रोग हो गया हो, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, माँ का दूध पूरी तरह से रुक चुका हो या बच्चों के लिए पर्याप्त ना हो, इस स्थिति में जो है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों स्थिति में माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए, बालक को मतलब कि स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगर कोई रोग हो गया है माता को, ठीक है? यहाँ पर अपर्याप्त लिखिए, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो गई हो, तो भी बालक को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जैसे कि कुछ-कुछ बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल तक मतलब स्तनपान करते रहते हैं। ऐसे में अगर माता दोबारा गर्भवती हो गई है तो नहीं पिलाना चाहिए, और माँ का दूध पूरी तरह से रुक गया है, मान लीजिए माँ का दूध नहीं आ रहा है, फिर भी बालक ज़िद कर रहा है, तो ऐसे में भी बालक को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो हानिकारक जो है वायरसेस उसके अंदर जा सकते हैं। यदि माँ किसी गंभीर दीर्घकालिक रोग से पीड़ित है, तो माता द्वारा स्तनपान नहीं कराना चाहिए, यह बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। क्वेश्चन 5 देखिए, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अगर आपके शरीर में चोट लग गई या कोई भी इफेक्ट हो गया, तो उसकी मरम्मत करता है एक ऐसा पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? 29 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हम उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के बारे में पहले भी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। देखिए,
तो प्रोटीन की भूमिका शरीर की वृद्धि, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। तभी तो जिम में लोग जाते हैं तो प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, ठीक है ना? जो भी जिम में जाते होंगे। क्वेश्चन 6, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का शारीरिक आदर्श वजन लगभग कितना होना चाहिए? 28 मार्च को पूछा गया है, यानी कि जो संस्था है, संस्था ने कितना बताया कि इतना वजन अगर पुरुष पुरुष या फिर महिला का है भारतीय परिस्थितियों में, तो वो ठीक है। 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, सीधे आंसर देखते हैं अपन, ठीक है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष का वजन मिनिमम 60 किलोग्राम होना चाहिए और महिला का 55 किलोग्राम होना चाहिए, तो यह एक आदर्श वजन कहलाता है। देखिए, तो आईसीएमआर ने बताया है कि आईसीएमआर के अनुसार एक भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का औसत वजन क्रमशः 60 किलोग्राम, यानी पुरुष का 60 किलोग्राम और महिला का 55 किलोग्राम होना चाहिए। ऐसा आईसीएमआर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? कितने टाइम तक ये आरबीसी जिंदा रहती हैं? 90 दिन, 110 दिन, 120 या फिर 135? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण रेड ब्लड, जो आपकी अस्थि मज्जा होती है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका कार्य शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मातृ मृत्यु दर को किसमें व्यक्त किया जाता है? यानी कि जो ये माना जाता है कि भैया इतनी महिला की मृत्यु दर है इस देश में, कैसे मापते हैं? 29 मार्च को पूछा गया है। प्रति 100 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या, प्रति 1000 पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या, प्रति 10,000 पर या फिर प्रति 1 लाख पर? आइए आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रति 1 लाख गर्भावस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या से हम काउंट करते हैं कि मृत्यु दर कितनी है गर्भवती महिलाओं की। किसने दिया है? देखिए, तो एमएमआर विश्व स्तर पर मातृ स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिसके अकॉर्डिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार निश्चित समय अवधि के दौरान, यानी कि एक फिक्स टाइम बता देते हैं कि 2 साल 3 साल, इसके दौरान प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं पर मृत्यु दर जो है वो मापी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बीच में अब देखिए एक पीडीएफ तैयार कर रहे हैं योजनाओं वाली, यानी कि बहुत सारी योजनाएं, लगभग की हम कोशिश करेंगे 150 से 200 योजनाएं एक पीडीएफ में कवर करने की, जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने 128 रुपए का नोट्स ले रखा है, उनको ही हम ये योजनाओं वाली जो नोट्स हैं, बीच में कोई भी नोट्स बनाएंगे, कोई अलग नोट्स बनाएंगे, तो वो नोट्स हम आपको उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जिन लोगों ने 128 वाला नोट्स ले रखा है। ठीक है, पेड नोट्स जिनने ले रखा है, तो हम आपको कभी भी बता सकते हैं, जैसे नोट्स कंप्लीट होगा तो वीडियो में बता देंगे भाई नोट्स कंप्लीट हो गया है, आप लोग मंगा लीजिए। ठीक है, तो फिर हम आपको बताएंगे जिन लोगों ने 128 का नोट्स ले रखा है उनके लिए यह नोट्स उपलब्ध होगा। अभी बना नहीं है, ठीक है ना? अभी मत मैसेज करने लगना, अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो हम आपको बताएंगे। आज से ही काम चालू हो गया है। ठीक है, 2-3 नोट्स आपको और प्रोवाइड कराए जाएंगे जिन लोगों ने 128 वाला लिया है। तो अभी आप लोग 128 वाला नोट्स तुरंत ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च का प्रश्न है। 21 जून, 8 मार्च, 1 दिसंबर या फिर 5 जून? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपको पता है योगा दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए गर्भवती जो महिलाएं थी, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए महिलाओं की हड़ताल का सम्मान करते हुए 1909 में अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई। यानी कि कुछ महिलाएं जो ऑफिस काम करने जाती थी तो उनका सम्मान वगैरह नहीं होता था, ऐसे में या फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने हड़ताल कर दिया। अब उस हड़ताल का सम्मान करते हुए 1909 में अमेरिका में पहली बार इसकी शुरुआत की गई। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया कि हाँ भैया 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से हम मनाएंगे। चलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस रोग के लिए नियमित जांच की जाती है? अगर कोई महिला जो है गर्भवती होती है तो आप देखते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आकर के उनका नियमित जांच करती हैं। तो कौन से रोगों के लिए ऐसी जांच की जाती है? 26 मार्च को पूछा गया है। एड्स के लिए, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात करें, सही आंसर उसमें डी है, यानी कि इन सभी रोगों के बचाव के लिए गर्भवती महिला की जाँच वगैरह की जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान माता और जो भ्रूण होता है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है? माता और बढ़ते भ्रूण दोनों का जो है स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कई नियमित जाँच और परीक्षण किए जाते हैं। आप देखते हैं जो भी, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला होगी, तो जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आकर के उनकी जो है जाँच वगैरह करते हैं, ठीक है?
डेंगू ज्वर के दौरान मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या घट जाता है? अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, तो किस चीज़ की कमी हो जाती है उसके शरीर में? 26 मार्च 2017 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आरबीसी की कमी होती है, शर्करा की कमी होती है, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाए, तो उसकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे हमने कहा था भैया उसकी प्लेटें बहुत गिर गई हैं, प्लेटें बहुत गिर गई हैं, प्लेटें नहीं होती हैं वो, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है? तो वो प्लेटलेट्स की जो है बहुत तेज़ी से कमी हो जाती है। देखिए, तो डेंगू बुखार मुख्य रूप से मानव शरीर में प्लेटलेट्स में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए जाना जाता है। तेजी से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अगला देखिए, भारत सरकार के द्वारा पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी पोषण एनीमिया नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 29 मार्च को एग्जाम में आया हुआ है। 1982, 1980, 1970, 1972 कब शुरू किया गया था? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1970 में ये पोषण एनीमिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्यों किया गया था, देख लेते हैं। तो पोषण एनीमिया कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 1970 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एनीमिया को रोकना और नियंत्रित करना था। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरबीसी की कुल मात्रा में कमी आ जाती है। आपके बॉडी में आरबीसी कम हो जाती है। आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया है, प्लेटलेट्स कम हो जाए तो डेंगू है। ये दोनों अंतर आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विशेष रूप से कई महिलाओं को किस दौरान मितली, उल्टी या फिर मॉर्निंग सिकनेस होती है? कौन सी ऐसी स्थिति होती है गर्भावस्था की जब इनको मितली आती है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग सिकनेस होती है? 26 मार्च को पूछा गया है। गर्भावस्था के पहले महीने में, 1 से 3 महीने में, 4 से 6 महीने में या फिर 6 से 9 महीने में? टाइमिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी है 1 से 3 महीने के दौरान जो गर्भवती महिला है उसको उल्टी आती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है? देखिए, तो मॉर्निंग सिकनेस जिसमें आपकी मितली होगी, उल्टी होगी, प्रारंभिक गर्भावस्था का एक सामान्य लक्षण होता है। यह सामान्य रूप से गर्भावस्था में महिला को, जो जितनी भी महिलाएँ होती हैं उन सबको होता है, लेकिन प्रत्येक महिला के लिए अलग-अलग हो सकता है कि कितने टाइम तक चलना है। मान लीजिए 3 महीने चल रहा है, 3 महीने तक उल्टी आ रही है, चौथे महीने से सही हो जा रहा है, 5 महीने तक हो रही है, किसी-किसी को पूरी गर्भावस्था के दौरान उल्टियाँ होती रहती हैं, मॉर्निंग सिकनेस बनी रहती है। तो अलग-अलग जो है इफ़ेक्ट करता है कि उसकी स्वास्थ्य कैसा है महिला का। क्वेश्चन 14, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? अगर कोई बालक 1 से लेकर के 3 वर्ष का है, तो कितनी कैलोरी उसको चाहिए रहती है? 2100 किलो कैलोरी, 1800, 1690 या फिर 1060? आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी है 1060 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए। आज थोड़ा हमें कहीं जाना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज रख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन हमने सोचा भाई आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको वहाँ जाना, लेकिन हमने सोचा आपका नुकसान ना हो, आपका हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके उसके बाद में ही निकलेंगे। तो बच्चों की कैलोरी आवश्यकता क्या होता है? तो बच्चों की कैलोरी आवश्यकता उसे कहते हैं जो उनकी आयु गतिविधि के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। यानी कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, 1 वर्ष का बालक है तो थोड़ा कम चाहिए। जैसे-जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उसे कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती रहती है। 1 से 3 आयु वर्ष के बच्चों के लिए 2010 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 1060 कैलोरी दैनिक जीवन में जो है कैलोरी की अनुशंसा का जोर दिया था कि 1060 कैलोरी अवश्य मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नवजात शिशुओं को किस बीमारी की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है? महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्यों देते हैं? तो पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस से बचने के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचने के लिए, टिटनेस, टीबी और पोलियो से बचने के लिए, या फिर सभी? आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इससे बचने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है बालकों को दी जाती है। इसी को हम डीटीपी कहते हैं। तो डीटीपी, इसे हम ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं, या बच्चों को 3 घातक बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है, ठीक है? तो ये आपका 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। डिटेल में आपको समझा दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। नोट्स ज़रूर ले लीजिए। जो लोग नोट्स पढ़ कर के आते होंगे उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता होगा, और नोट्स हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं, इन नोट्स को आप 15 दिन के अंदर भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो 15 दिन के अंदर ये नोट्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा जो है बाकी बचे हुए 15 दिनों में आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं, और डेली प्रैक्टिस सेट हम एमसीक्यू की यहाँ पर करवा ही रहे हैं। तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। ज़्यादा आपको कोई परेशान नहीं होना है। जिसने अभी तैयारी नहीं भी शुरू की है, वो भी सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि सिलेक्टेड मटेरियल ही आपको ये नोट्स में मिलने वाला है, फालतू का मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, और सबको बता दीजिए कि भैया प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सक्सेस जंक्शन चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो शेयर कर देना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जैसे राकेश यादव सर की क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी,
एनसीईआरटी के कुछ नोट्स वहाँ पर डले हुए हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से वो टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी दी गई है, आप सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आएँगे सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम ढेर सारी योजनाओं को एक साथ में कवर करेंगे, ठीक है? और उसकी पीडीएफ उन लोगों को ही मिलेगी जिन लोगों ने 128 वाली पेड पीडीएफ मँगा रखी है। तो अभी आप लोग ₹128 का पेमेंट करके इस वाले स्कैनर पर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। तुरंत की तुरंत आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।